डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करनी द लर्निंग ऐप। करनी द लर्निंग ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन है, चैप्टर नंबर 9 एंड 11, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एजुकेटर मिलके आपका जो पढ़ाई जो है उसको बहुत आसान बनाने वाले हैं, और आपका बोर्ड का जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। अब ये अध्याय नंबर 9 पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने क्या डिस्कस किया था वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैंने आपको प्रकाश क्या होता है इसके बारे में बता दिया था, प्रकाश का परावर्तन था उसके बारे में बता दिया, उसके नियम बता दिए, और उसके बाद उसके प्रकार बता दिए। ये बात हम लोगों ने कर ली। अब हम बात करते हैं कि परावर्तन हमें नॉर्मली कहाँ देखने को मिलता है। तो नॉर्मली परावर्तन देखने को मिलता है समतल दर्पण से। नॉर्मली परावर्तन किससे देखने को मिलता है? समतल दर्पण से। तो हम डिस्कस करते हैं किसका? समतल दर्पण का डिस्कशन करते हैं। तो बात करते हैं समतल दर्पण की। ठीक है, अब समतल दर्पण का डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर कोई भी आपके पास, मान लो कि आप लोगों ने समतल दर्पण देखा होगा, मैं आपको बता देता हूं फिर आपको आइडिया आ जाए। अपने घरों में जो ये दर्पण होते हैं ना, जो जितने भी हम देखते हैं नॉर्मली चेहरा वगैरह, सारे समतल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं? सारे समतल दर्पण होते हैं, और इनमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो जैसे हम होते हैं वैसे ही दिखते हैं। अगर जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही खड़े होते हैं, सामने भी है ना। पैर नीचे है तो पैर नीचे है, पैर ऊपर कर लोगे तो सामने भी पैर ऊपर हो जाएंगे। उसमें एक चीज़ खासियत है कि जब आप उसको तोड़ते हो, तोड़ना तो नहीं है, मम्मी डांटेगी अगर कोई टूटा हुआ दर्पण किसी ने देखा है, तो उसके एक साइड पे तो पॉलिश होती है और एक साइड जिससे हम चेहरा देखते हैं वो तो वैसे होता है। ये कांच एकदम दूसरी साइड से क्या कर देते हैं, उस पर पॉलिश कर देते हैं। तो यही होता है। अब यहाँ पर मैंने इस पर पॉलिश कर दिया। कोई भी कांच की पट्टी का थी जिसके एक साइड पे अगर मैं पॉलिश कर दूँ, तो इस पर तो मैंने कर दिया है पॉलिश। पॉलिश बूट पॉलिश नहीं है, वहाँ पर किसी कलर से पॉलिश करते हैं हम लोग। तो दूसरा वाला जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। यानी ये परावर्तन किससे होगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। यानी परावर्तन इस सतह से होता है, इस सतह से नहीं होता है। इस सतह से परावर्तन कैसे होता है कि मान लो कि किरण यहां से आई, अब इस पे अभिलंब कैसे होगा? अभिलंब ऐसे होगा भाई, इसके 90 डिग्री पे तो होगा अभिलंब इस सतह के, और यहाँ से परावर्तित हो गए बिल्कुल इसी कोण पे निकल गई। ये कोण आई और ये कोण आर, बेसिकली आई बराबर आर, यानी दोनों बराबर होते हैं। ठीक है सर कोई किरण ऐसे आए तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ कि कोई किरण अगर ऐसे ही आ गई, बिल्कुल अभिलंब के रास्ते ही, मान लो इसी रास्ते से आ गई, मान लो ऐसे आ गई, तो क्या करेंगे? तो मैं कह रहा हूं कि भाई नियम लगा, कौन सा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कहेंगे देखो सर यहाँ पे बता देते हैं कि आपतन कोण कौन सा होता है कि आपतित किरण अभिलंब से बना रही है। अरे ये तो अभिलंब के साथ ही आ रही है, अभिलंब के समांतर आ रही है। कोई भी किरण अगर उसके साथ आ रही है, उसके समानांतर आ रही है, मतलब वो अभिलंब से कोण कितना बना रही है? 0 डिग्री का कोण बना रही है। यानी आई कितना है? 0 है, तो आर भी 0 होना चाहिए। आर 0 कब होगा? सर ये भी ऐसे ही चली जाए तो, यानी अभिलंबवत आपतित किरणें हमेशा पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। तो परावर्तन में एक और चीज आप लिख दो हैशटैग बना के, कि अभिलंब के रास्ते आने वाली या अभिलंबवत आपतित किरणें पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। कब लौटती है? परावर्तन के बाद लौटती है भाई, वैसे थोड़ी लौटेगी,
है ना, तो ये लिख देना आपतित किरणें, इसमें यानी लिख देना परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, है ना, इस पे हैशटैग स्टार लगा दो, ये बहुत काम आएगा बार बार कि अभिलंबवत है तो उसी रास्ते से लौट जाती है। ये बात हो गई समतल दर्पण की। ओके, अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। इसकी बात करते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, या इसमें और एक चीज लिख दो, परावर्तन तथा, है ना, इस डेफिनेशन को ऐसे पूरा लिखना है आपको, इसमें कुछ चीजें मिस है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही कारण है कि क्लास के नोट्स बनाए आप। परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, इसके बाद लिखना मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए अब आपने क्या लिखा है उसको एक बार टैली कर लीजिए। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन तथा, या फिर यहाँ पे ये समझो परावर्तन अथवा अपवर्तन, तथा या अपवर्तन, तथा या अथवा कुछ भी ले सकते हो। तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि ये एक, पहले हम परावर्तन की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए कलर, ओके। अब यहां पर एक कांच की स्लैब थी, इसका इस वाले भाग पे मैंने पॉलिश कर दी है, तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलिश का मतलब इस तरह से लगा दिया, ये पॉलिश हो गई, तो इससे होगा परावर्तन, इस वाले भाग से परावर्तन होगा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या बिंब, क्या होता है? वस्तु या बिंब, ये रखा हुआ है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अभी यहां से ये आएगी, ऐसे टकराएगी और इस तरह से यहां से निकल जाएगी, ऐसे दूसरी आएगी, ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाएगी। यहां पर ये आई, टकराई और उसके बाद इसका परावर्तन हो गया, ऐसे चली गई। दूसरी वाली आई, टकराई, इसका परावर्तन हो गया, ऐसे चली गई। अब ये किरणें कहां मिलेगी? ये इस बिंदु पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक चीज और लिख दीजिए, प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी किरणों की आवश्यकता होती है भाई साहब? 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 किरणें आपको चाहिए किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए। तो मान लो कि ये 2 किरणें आई और अब ये किरणें ऐसे चली गई, कैसे चलेगी? टकरा के ऐसे चलेगी। अब ये आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, तो ये मिलती है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक वर्ड और लिखा था, मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन अगर मैं इनको पीछे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये यहां कहीं पे दोनों मिल रही है, यानी वस्तु इधर है तो इधर आपका बनता है प्रतिबिंब। और समतल दर्पण में आपने देखा होगा कि कांच में अगर आप इधर खड़े हो तो सामने पीछे प्रतिबिंब बनता है। और कितना बनता है? मान लो कि ये दूरी है d, तो ये दूरी भी कितनी होगी? d ही होगी। यानी जितनी दूर वस्तु रखी होती है उसके पीछे उतनी दूर पे प्रतिबिंब बनता है। आप उंगली को पास लाओगे, उधर से प्रतिबिंब पास आएगा। आप कांच के टकरा दोगे, प्रतिबिंब भी टकरा जाएगा। यानी आप ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा तो प्रतिबिंब भी इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। ये बात हो गई किसकी? प्रतिबिंब की। तो जब वास्तव में मिलती है
तब तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तब बनता है आभासी प्रतिबिंब। यानी ये कौन सा है, ये आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलाना पड़ रहा है, अपने आप नहीं मिल रही है। जब हमें किरणों को पीछे बढ़ा के ऐसे मिलाना पड़े तब हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब किरणें आगे जाके अपने आप मिल जाए तब वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब। जब किरणों को मिलाना पड़े तब तो क्या होगा, आभासी, और जब आगे बढ़ के अपने आप मिल जाए तब क्या होगा, तब वास्तविक प्रतिबिंब। आगे आएगा ये, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पर आप 1000 किरणें भी ले लोगे ना, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। कैसे, आप कहोगे कि अभिलंबवत किरण ले लूं मैं, आप ऐसे करोगे, ऐसे तो जाएगी, ऐसे अभिलंबवत जाएगी तो आएगी भी अभिलंबवत, यानी किरण ऐसे आ गई, इसको पीछे बढ़ा दो, जो आ रही है इसको, ये भी यहीं मिलेगी। आप कहोगे कि सर एक किरण कहीं यहां से ले लूं, तो यहां से ले लोगे तो वो ऐसे चली जाएगी, इसको भी जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ये मिलेगी यहीं पे। स्केल से बना के ले लेना, यानी 1000 किरणें भी ले लूंगा यहां से इस तरह से तो मिलेगी सारी जाके यहीं पे, क्योंकि प्रतिबिंब तो आपको पता, आपका चेहरा यहाँ है तो बनेगा बिल्कुल मिरर के ऐसा, उतनी ही हाइट में। आपकी हाइट मान लेते हैं यहाँ पर इतनी है, तो मिरर में भी उसी हाइट का प्रतिबिंब बनेगा। यानी जैसे आप हो वैसे ही कांच में बनते हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि कांच देख लिया करो, क्योंकि जैसे आप हो आईना आपको वही बता देता है कि आप कैसे हो। ठीक है, तो ये हो गया, हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया। तो प्लेन मिरर में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है प्रतिबिंब की। एक बात तो क्या, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और एक बात कौन सी हो जाएगी, दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पीछे बनता है, पीछे बनता है जितना सामने बिंब या वस्तु, तो मैं लिख रहा हूं बिंब रखा हो, जितनी दूरी पे सामने बिंब रखा है, मान लो ये 5 मीटर पे रखा हुआ था तो इधर भी 5 मीटर पे बन जाएगा। ओके, ये वाली बात हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, प्रतिबिंब के लिए। किसमें, समतल दर्पण में। अब आप कहोगे कि आपका दायां हाथ बायां दिखता है, बायां हाथ दायां दिखता है, तो ये देखो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है और बहुत से टीचर्स भी पढ़ाते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए, आप मिरर के सामने खड़े होके अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, मिरर में भी राइट हैंड ही ऊपर होगा। आप अपने कांच के सामने खड़े होकर अपने दाएं हाथ को ऊपर करना, सामने भी दायां हाथ ही ऊपर होगा, और आप बाएं को करोगे तो बायां होगा। तो दायां बायां ये बात कुछ ना कुछ समझ नहीं आती मुझे, वो ऐसे लिखवा देते हैं। आप ऐसे करना, आप दायां करे हो सामने बायां हो रहा तो कोई भूत भूत होगा अंदर, है ना। आप दायां हाथ, आप अपनी दाईं आंख बंद करोगे, सामने भी दाईं आंख बंद होगी, दाईं आंख पे हाथ लगाओगे, सामने भी दाईं आंख पे हाथ लगेगा। तो सर ऐसा क्यों लगता है, ऐसा इसलिए लगता है कि उल्टा क्या हो रहा है कि आप इधर खड़े हो तो प्रतिबिंब उसको ऐसे कर देता है, इसीलिए आपका जो ये आपका जो राइट, अब जो सामने खड़ा है उसके लिए राइट यही होगा ना भाई। आप मेरे लिए तो राइट हैंड ये है, मेरे सामने खड़ा होगा उसके लिए राइट हैंड कौन सा होगा, इस साइड वाला होगा। राइट हैंड तो राइट हैंड ही रहता है ना, वो चेंज थोड़ी हो जाता है। तो दायां भाग बायां हो जाता है, ऐसे हाथ टूट के चेंज थोड़ी हो जाते हैं। बट क्योंकि आपका फेस और उसका फेस बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि उसका जो राइट हैंड है वो आपका लेफ्ट हैंड है। समझ गए, ये बात होती है। ओके, तो आपकी जो ये पैरेलल डायरेक्शन है मिरर के, ये चेंज नहीं हो रही। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब आपका जो चेहरा है वो मिरर के सामने जाके, मतलब आप इधर खड़े हो तो मिरर में वो ऐसे घूम के आपके सामने हो गया। नहीं, आपकी आंखें तो ऐसे थी, मिरर में आंखें ऐसे हो गई। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये बात हो गई।
अब बात करते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में दो बातें ध्यान रखना। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी स्क्रीन पे जो दिखता है इमेज वो दिख सकती है, तथा ये सदैव उल्टा बनता है। और इसमें और क्या लिखोगे? किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, किरणों को पीछे नहीं बढ़ाना पड़ता, पीछे नहीं बढ़ाना पड़ता, बढ़ाना पड़ता है। ये बातें ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशनल बातें। एग्जाम में आ जाए तो आप लिखोगे किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये सदैव उल्टे बनते हैं। कैसे? आगे आपको जब मैं दर्पण पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इस तरह से कोई दर्पण होगा तो यहां से किरण आएगी ऐसे, और ये किरण टकरा के जो है ऐसे चली जाएगी। एक और किरण आएगी ऐसे, वो भी टकरा के ऐसे चली जाएगी। मान लो कि ऐसे आई और ऐसे गई और ऐसे आ गई, ये वाली ऐसे गई ऐसे आ गई। तो ये दोनों किरणें देखो, ये इधर आई और ये इधर आई, यहाँ पे मिल गई है। इनको मुझे पीछे नहीं बढ़ाना पड़ा है, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जब आपको दर्पण पढ़ा दूंगा तो ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। अभी बस नाम से ध्यान रखो कि क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब ये काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं तथा सीधे बनते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे समतल दर्पण वगैरह में जो प्रतिबिंब बनते हैं, यानी इसमें किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती है, अपने आप नहीं मिलेगी, बढ़ाना पड़ेगा, मिलती है। इसलिए क्या होते हैं? ये काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज जिनको बोला जाता है। ओके, अब ये एक है, यदि किसी व्यक्ति का वस्तु का पूरा प्रतिबिंब व्यक्ति या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उस वस्तु की या व्यक्ति की आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। यानी मेरी लंबाई अगर 3 मीटर है या 2 मीटर है, 1 मीटर जो भी है, तो मुझे उसका आधा तो दर्पण चाहिए। यानी अगर मेरी लंबाई 1.5 मीटर है तो मुझे जो है 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी जो है उसका आधा मुझे क्या चाहिए? मिरर चाहिए। अगर 2 मीटर है तो मुझे 1 मीटर का मिरर या दर्पण चाहिए होगा, तब जाके मैं उसका पूरा प्रतिबिंब देख सकता हूँ। उसमें भी एक कंडीशन है कि वो बिल्कुल मेरे इस तरह से सामने रखा हुआ हो हाइट पे, ऐसा नहीं कि कहीं पे रख के मैं पूरा देख लूँगा। उसमें भी ये है कि मेरे जिस बिल्कुल ऐसे हेड से जो है वो सामने बिल्कुल हो, ताकि मैं उसको आधी हाइट पे हो तो आराम से अपना पूरा देख सकूँ। वैसे आपके एक सवाल है इसलिए बता दिया है कि वहाँ पर इसमें यही पूछा हुआ है कि भाई पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई क्या होगी? तो उसकी आधी होनी चाहिए। चलिए सर, अब नेक्स्ट पोर्शन में हम एंटर हो चुके हैं जो कि है गोलीय दर्पण, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है, तथा किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ ये वाला पर पॉलिश कर देते हैं, किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है। अब ये क्या कह रहा है, इस डेफिनेशन को समझिए कि खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक पृष्ठ उभरा हुआ था, दूसरा दबा हुआ होता है, तथा एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते तो दूसरा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। मान लीजिए कि गोला है, क्या है? गोला है इस तरह का, जैसा कि फोटो में दिख रहा है। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए, इन शब्दों को देखिए जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना, मैं इसकी हिंदी बता दूंगा, वही आपको लिखना रहेगा। खोखला गोला लाइक ए फुटबॉल। इस गोले को मैं ऐसे काट देता हूं, देखिए यहां से इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल है, मतलब सोचिए उसको ऐसे काट दिया है तो उसका एक पार्ट कैसा? कटोरी टाइप है ना, नारियल वगैरह का सादा पार्ट कटा हुआ मिलता ना, तो मैं इसको बहुत पास से काट रहा हूं तो ऐसे ही बनेगा।
तो ये वाला जो भाग है इसको मैं काट के अलग रख देता हूं। अगर मैं इसको काट के अलग रख देता हूं, मान लो कि यहां पर ऐसे, ये ऐसे। अब आप कहोगे सर ये लाइन क्यों बना रहा, तो ध्यान देना एक्चुअल में दर्पण ऐसा नहीं होता गोलीय दर्पण। आपकी गाड़ी में जो कांच लगा होता है बाइक के आगे, क्या वो एक लाइन होती है। ये लाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे देखूं, अगर मैं मेरा ये फोन है और उसको अगर आपको कहूं देखने को, तो आपको क्या दिख रहा है वही आप बनाओगे। आपको सिर्फ दिख रहा है ये वाला पोर्शन, फोन पूरा ऐसा नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है बस ये वाला पोर्शन, तो आप सिर्फ यही बना पाओगे। तो क्योंकि हम एक 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते आपको, तो साइड व्यू बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, साइड व्यू। जैसा साइड व्यू मतलब हम जिस साइड से देख रहे हैं वो हमें कैसी दिख रही है, हमें इस तरह से दिखता है, दर्पण नहीं दिखता है, तो हमें भी वो कटा हुआ भाग का वो वाला पार्ट दिखेगा इस तरह से, एक पार्ट ऐसा। बेसिकली वो पीछे भी है पर वो हमें दिख नहीं रहा है, और हम 2D में उसको बना भी नहीं सकते। एक तरह से बोर्ड पे 3D डायग्राम बनाना काफी वो हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम उसका 2D डायग्राम बनाते हैं। यही फोन अगर मैं कहूं ऐसे रखा हुआ और कोई ऊपर आदमी बैठा, उसको कहूंगा भाई तू कैसे, तुझे क्या दिख रहा है, वो कहेगा कि मुझे भाई साहब ऐसे दिख रहा है, ये मुझे ये वाला पोर्शन दिख रहा है ऊपर वाले को। ओके, तो ये आगे जब इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तो जब आपको ड्राइंग बताई जाती है, मकान के नक्शे भी बनते हैं, उसमें दो बनता है, एक प्लान बनता है मतलब ऊपर से छत कैसी दिखेगी, और एक बनता है एलिवेशन यानी सामने से मकान कैसा दिखता है, और एक साइड व्यू के साइड से कैसा दिखता है। 3 तरीके से आपको बना के बताया जाता है उसको। ये या मकान नहीं बना रहे, या तो मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल तो वो जो है भाई साहब इस तरह से होगा, ये पूरा ये 3D में होगा, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया है ना, ये इस तरह से कटोरी होगी पूरी, पर हम बनाते उसी पार्ट को है जिसको हम देख रहे हैं, मतलब हम इसका साइड व्यू बनाते, इसको साइड व्यू बोला जाता है। तो इस पार्ट को अलग से, अब ये दिख रहा है ना कटोरी टाइप पूरा सा, पर इसको बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ यही बना रहा हूँ। बेसिकली तो ये पूरा होता है। चलिए अब यह क्या करते हैं, इसके एक भाग पे पॉलिश कर दूं। कोई कहे भाई साहब सर मैं इस पे करूंगा, कोई नादान है कह रहा नहीं सर मैं तो इस पे करूंगा, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। तो इस भाग पे पॉलिश कर दूंगा, तो मैंने अभी बताया, तो पॉलिश कर दूंगा इस भाग पे, तो परावर्तन होगा इस भाग से, क्योंकि पॉलिश वाले से तो होगा नहीं, है समतल दर्पण में बता दिया है। इस भाग पे पॉलिश करूंगा तो परावर्तन होगा इस भाग से, यानी इसमें परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा ये वाला भाग, इसमें परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा ये वाला भाग, तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल उभरा हुआ और दूसरा दबा हुआ। एक उभरा हुआ है, देखिए ये मेरा हाथ, पीछे वाला उभरा हुआ, नीचे वाला दबा हुआ। इसमें भी देखिए एक ये उभरा हुआ और ये दबा हुआ, तो एक भाग उभरा दूसरा दबा होता है। तथा किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ये हो गया, जैसे यहाँ पर ये गोले में देखिए। ये आर वगैरह क्या है, ये जब आगे आएंगे टर्म तो मैं बता दूंगा। आर क्या, इस गोले की त्रिज्या है, तो इस टाइम में इसकी वक्रता त्रिज्या बन जाती है। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब देखिए ये गोला था, इस गोले को काटा, एक पार्ट को काटा, ठीक है, ये ऐसे काटा, तो इस तरह से पूरा पार्ट है, देखो ऐसे, पर बना मैं सिर्फ ये वाला पार्ट रहा हूं, समझ रहे हैं ना। ओके, काटा, ठीक है, मार काट करनी जरूरी है, यहाँ बनाना है। काट के अगर मैं इस पार्ट पे पॉलिश कर दूं, ये वाला, इसको मैं पॉलिश लिख रहा हूं, है ना। अगर मैं इसको पॉलिश कर ही देता हूं, चक्कर में थोड़ा फीचर भी यूज आ जाएंगे। ये वाले पार्ट पे पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी, तो ये येलो जो है वो है पॉलिश। तो ये वाला भाग जो है वो रिफ्रैक्टिव सरफेस, यानी इसको लिखो हिंदी में परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तो धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। मैंने कहा था ना अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं, पॉलिश ये है, ये इसमें जो पॉलिश दिख रही है उसको मत बना देना, ये जो मैं अलग से बनाया, जैसे इसमें येलो ये पॉलिश थी, इसमें ये वाली,
ये पॉलिश कर दूं तो अब परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा उभरा हुआ भाग, धसे हुए पे पॉलिश कर दूं तो ये होगा परावर्तक पृष्ठ। आपको रिफ्रैक्टिव अगर आप लिखना चाहो तो भले ही लिख दो, बाकी आपको तो हिंदी में लिखना परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर यानी इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और आगे और बातें बताऊंगा कि यहां पर इस गोले का जो केंद्र है वही इसका केंद्र रहेगा, इसका केंद्र चेंज नहीं हो जाएगा। जो इस गोले का केंद्र है वही इस चाप का केंद्र रहेगा, मतलब यहां पर इसका वक्रता केंद्र इधर होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में। इसमें बात करूं तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा क्योंकि इसका केंद्र उस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इससे त्रिज्या ऐसे बनेगी, इससे त्रिज्या बनानी है तो ऐसे बनेगी। तो इस तरह से इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी वो वक्रता त्रिज्या होगी, वो वही होगी जो इस गोले की। यानी इस गोले से अगर मैं कोई भाग काट दूंगा तो उसकी त्रिज्या और केंद्र में फर्क नहीं आएगा, वो पहले जिस जगह पे था वो अभी भी उसी जगह पे रहेगा। ओके, चलिए साहब, तो यहां पर ये वाली हमने देख लिया अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। जो किरणें आएंगी उनको एक ही बिंदु पर अगर ला रहा है, ऐसे अगर किरणें इस तरह से आती है ना एक ही बिंदु पे, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कैसा? अभिसारी दर्पण। आगे लेंस होगा तो अभिसारी लेंस। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। अंदर धसा हुआ भाग यानी ये वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, इसको क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। और तो पॉलिश किस पे होती है? पॉलिश इस वाले पे होती है, ये इस तरह से। तो अगर इसको अवतल दर्पण बनाना है तो पॉलिश कर देता हूं इधर, ये अवतल दर्पण। ठीक है सर। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। क्यों अपसारी का मतलब? डाइवर्जिंग, ये किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। देखो उसमें धसा हुआ, इसमें उभरा हुआ, यानी पॉलिश इधर हो जाती है। परावर्तक पृष्ठ ये वाला भाग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या अभिसारी दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसको अच्छे से देखें। अब ये वाला जो मैंने यहाँ पर गोला बनाया था, इसको काट के, ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी जो त्रिज्या होती है बच्चों जी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि इसकी जो त्रिज्या है ये आर, ये वाली, ये गोले की त्रिज्या ही है, इस गोले की। लेकिन अब इस गोले को भूल गए, अब ये गोला है ही नहीं, मैं मानता हूँ यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ मिरर है, यही वाला है, यही बात। तो इस गोले की जो त्रिज्या होती है वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप वक्रता त्रिज्या को कैसे याद रखोगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो उस गोले की जो त्रिज्या है वही उस दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। एक आएगा वक्रता केंद्र, तो इसका केंद्र है सी, ये क्या है? गोले का केंद्र है। लेकिन साथ साथ ये इस दर्पण का, इस वक्रीय पृष्ठ का या फिर इस वक्रीय भाग का भी केंद्र है। यानी वक्रता केंद्र की डेफिनेशन क्या लिखोगे, परिभाषा क्या लिखोगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहां पर ये दोनों डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या देखते हैं? दर्पण का ध्रुव।
किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर मुझे ध्रुव लिखना है, अगर ध्रुव समझना है तो मैं क्या करूंगा, ये गोलीय दर्पण, इसका बिल्कुल परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, चाहे वो ऐसे है या फिर परावर्तक पृष्ठ इस तरह वाली है, ये मध्य बिंदु जो होता है P, इसको कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ये वाला क्या कहा जाता है? ध्रुव, ये P। ठीक है सर। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये वाला, ये केंद्र जो है ये क्या है? C यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ये इसी गोले का भाग केंद्र है जिससे ये बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला, अब यहां से डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूं। ये वाला वक्रता केंद्र उसी गोले का बना हुआ है ये, और ये उसका भी केंद्र है जब ये गोला था, और ये इस भाग का भी केंद्र है। यानी परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। ये वाला पॉलिश इधर कर रखी है। ठीक है, तो केंद्र आ गया। अब आएगा वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ये वाला, इसकी त्रिज्या कौन सी होगी? ये R जो बना रखा है, ये वाला, इस R को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। देखो, ये ध्रुव मध्य बिंदु और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये दूरी है, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो गोला जिसका बना हुआ, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का बना हुआ है उसकी त्रिज्या इसकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ओके, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा जो है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी ये वाला, इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हिंदी में लिख देना मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आगे काम आएगा, कई बार बोलूंगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष है ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये ऐसे पूरी, ये इधर भी आगे, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब आप जो है अलग अलग डायग्राम बनाओ, चाहे एक ही डायग्राम, ये सारी चीजें लिख सकते हो। मुख्य अक्ष आ गया। अब आता है फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। मैंने बताया था ना, कई बार मिलेगी, कई बार मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहां पर ओके, तो नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी पोर्शन रिमेनिंग होगा उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।